कास्ट और क्राइम का कॉकटेल क्या होता है, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी ने पूरे पूर्वांचल को एक समय में दिखा दिया था। करीब 3 दशकों तक हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल पर एक तरह से राज किया। लखनऊ में भले ही कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती की हुकूमत रही हो, लेकिन गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का ही सिक्का चलता था। छोटे कद के हरिशंकर तिवारी का रुतबा बहुत बड़ा था। वो चलते, उठते, बैठते, हर कदम चौकन्ना रहते थे। उनके भीतर किसी व्यक्ति को भीतर तक खंगाल लेने का गजब का हुनर था। साफ और कलफदार कपड़े पहनने के शौकीन हरिशंकर तिवारी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत निकालने पर यकीन करते थे। हरिशंकर तिवारी के बारे में एक बात जो उन्हें सबसे खास बना देती थी, वो ये कि वो लंबे कद के आदमियों से कभी खड़े होकर बात ही नहीं किया करते थे। वो उनको बैठा कर ही बात करते थे। उनके बारे में ये बात उनके करीबी बड़ी अच्छी तरह से याद रखते थे कि वो जो कुछ भी ठान लेते थे तो फिर उसे वो करके ही मानते थे। किसी ने एक बार कहा था कि चश्मे के नीचे से वो कुछ इस तरह से झांक कर देखते थे जैसे पुरानी फिल्मों में कोई मुनीम का किरदार हो। आज के डीएनएम शो में हम उस पंडित हरिशंकर तिवारी की कहानी आपको बताएंगे, जिनकी वजह से गोरखपुर का नाम कई बार बीबीसी ने लिया और गोरखपुर को यूपी का शिकागो कहा था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। हरिशंकर तिवारी वैसे तो बाहुबली थे, लेकिन ब्राह्मणों की अगुवाई भी करते थे। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक था, गोरखपुर इलाके के अधिकांश विवाद के फैसले उन्हीं के हाथे में हुआ करते थे या फिर हाथे से गए फोन पर। पंडित जी ने 16 मई 2023 को अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी ने अपना सियासी सफर गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग छाप बनाते हुए पूर्वांचल के माथे पर बाहुबली की एक लकीर खींच दी। असल में हरिशंकर तिवारी ने उस समय देखा था कि क्राइम की कुंडली वाले बदमाश अक्सर नेताओं के इशारे पर ही काम करते थे और उनकी जिंदगी वहीं तमाम हो जाती थी। तब उन्होंने एक खास बात समझ ली थी कि अगर नाम कमाना है और लंबे समय तक राज करना है तो खुद को राजनीति में उतारना होगा। ये बात उन्होंने ही कही थी कि अगर हम किसी को जिता सकते हैं तो हम खुद जीत भी सकते हैं। ऐसे में हरिशंकर तिवारी ने अपने लिए जीते जी कुछ नियम बनाए और जीवन भर उनका पालन किया। पंडित जी को एक समय में पूर्वांचल का रॉबिन हुड भी कहा गया। हरिशंकर तिवारी ने तय किया था कि वो आम लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे और गरीब मजलूमों के लिए हमेशा डट कर खड़े रहेंगे, लेकिन उस शख्स को कभी नहीं छोड़ेंगे जिसकी तूती बोलती है और जो गरीबों मजलूमों पर अत्याचार करता था। लिहाजा उन्होंने ऊंची पहुंच और रसूखदार लोगों के रुतबे और रुआब को चैलेंज करना शुरू कर दिया। जो उनकी शरण में आया उसकी हिफाजत उन्होंने हर हाल में की। दूसरा सबसे अहम नियम उनका था प्रशासन से किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं लेना, बल्कि उनका तरीका तो ये था कि काम कुछ इस तरह से हो कि प्रशासन नाराज न हो, बल्कि आगे बढ़कर उनका साथ देने लगे। बात 70 के दशक की रही होगी। एक तरफ तिवारी ब्राह्मणों के नेता के तौर पर विश्वविद्यालय में थे, तो उनके सामने रविंद्र सिंह ठाकुर बिरादरी के लोगों की अगुवाई कर रहे थे। रविंद्र सिंह और बीरेंद्र शाही की ही वजह से गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर एक तरह से ठाकुरों का कब्जा उस समय हुआ करता था, जबकि ब्राह्मण छात्र पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होते थे। ऐसे में ठाकुरों का वर्चस्व उन्हें अखरता जरूर था। उस जमाने में छात्र नेता रविंद्र सिंह का खूब दबदबा हुआ करता था।
उनमें ठाकुरों की ठसक तो थी ही, मगर कुछ बातों को सैद्धांतिक तौर पर भी मानते थे। वीरेंद्र प्रताप शाही उन्हीं के खास साथी हुआ करते थे, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। इसी बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ और चुनाव में रविंद्र सिंह अध्यक्ष बन गए। ये उसी दौर की बात है जब हरिशंकर तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय में रहा करते थे और वहीं पर पढ़ाई किया करते थे। एक किराए का कमरा लेकर रहते थे। विश्वविद्यालय के हालात को हरिशंकर तिवारी ने अच्छी तरह से उस समय पढ़ लिया था। ब्राह्मण और ठाकुर दो पाले में बटे हुए थे। वो ब्राह्मणों को एकजुट करने में लग गए। उन्हें लगा कि अगर ब्राह्मण उनके साथ आ जाएगा तो विश्वविद्यालय का पूरे पूर्वांचल पर कब्जा किया जा सकता है। उन्हें बात अच्छी तरह से पता लग गई थी कि गोरखपुर में रविंद्र सिंह तो मायने रखते ही हैं, लेकिन रेलवे की ठेके भी कम अहमियत नहीं रखते हैं। तब उनके दिमाग में पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के कॉकटेल का आइडिया आया। अब हरिशंकर तिवारी को समझ में आने लगा था कि गोरखपुर में अपनी पहचान बनानी है तो इस किराए के मकान से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे घर का इंतजाम करना होगा जहां किलेबंदी हो और लोग बेरोक टोक आ जा सकें। इसके साथ ही हरिशंकर तिवारी उस समय गोरखपुर में तैनात ब्राह्मण अफसरों के पास भी उठने बैठने लगे ताकि उनका साथ उन्हें मिले और वह अपनी ताकत को बढ़ा सकें। कहते हैं इसी दौरान एक गोरखपुर के जिलाधिकारी ने हरिशंकर तिवारी को सह दी। वो डीएम चाहते थे कि मंदिर और वीरेंद्र शाही को चुनौती देने वाला कोई खड़ा हो जाए। असल में वो डीएम किसी ऐसे कंधे की तलाश कर रहे थे जिस पर रखकर बंदूक चलाई जा सके, और हरिशंकर तिवारी वह कंधा बनने को तैयार हो गए। उन्हीं नौकरशाहों ने हरिशंकर तिवारी को रेलवे के ठेकों में भी हाथ आजमाने का आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें रास्ता भी दिखाया। बस फिर क्या था, डीएम के सह पाकर हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर में अपना हाथा बनाया और देखते ही देखते हाथा हरिशंकर तिवारी का घर बना और लोगों का आना जाना वहां शुरू हो गया और पूरे गोरखपुर में इस हाथे की हनक सुनाई देने लगी। जमीन जायदाद के झगड़े यहीं निपटाए जाने लगे और रेलवे के टेंडरों का फैसला भी इसी हाथे में होने लगा। इसी बीच रविंद्र सिंह, जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद तो तिवारी का दबदबा पूरे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार तक हो गया था। हालांकि रविंद्र सिंह के मर्डर का आरोप हरिशंकर तिवारी पर लगा, लेकिन ये मुकदमा अदालत में इन पर सजा नहीं हो पाई। वीरेंद्र शाही से उनकी अदावत रविंद्र सिंह के ज़माने से ही थी, लेकिन कहते हैं कि एक समय में दोनों ने गुप्त समझौता कर लिया। रेलवे के कुछ ठेके तिवारी और कुछ ठेके वीरेंद्र शाही लेने लगे। फिर हरिशंकर तिवारी ने चिल्लू पार से निर्दल चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद राजनीति में कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रंट पर राजनीति थी, लेकिन उनके पीछे एक बाहुबली का चेहरा था जो हर जगह काम करता था। एक तरह से ब्राह्मण युवा जो नेतागिरी में जानना चाहते थे उस समय, वो हाथा उनकी पाठशाला हो गया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कोई भी चुनाव लड़ता, तिवारी जी के हाथे से पहले समर्थन हासिल करता था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी प्रशासन और राजनीति की सहक पाकर इतने बड़े हो गए कि जिले का निजाम भी उनके आगे बौना हो गया था। धीरे धीरे हाथा में आने वालों का हुजूम लगने लगा। अब हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मण नौजवानों को पूरी तरह से गोलबंद कर लिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि गोरखपुर के कॉलेजों से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेजों में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया।
एक तरफ हरिशंकर तिवारी का पाला था तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के लिए ताल ठोंक रहे थे। आलम यह हो गया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब गोरखपुर सीधे सीधे दो गुटों में बंट गया था, हरिशंकर तिवारी का गुट और वीरेंद्र प्रताप शाही का। पूर्वांचल के इलाके में कुछ जो लोग थे वो इन्हीं गुटों में बंट गए। आजमगढ़, मऊ, देवरिया के ब्राह्मण बहुल इलाकों में तिवारी की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, तो महाराजगंज और ठाकुर बाहुल्य गांव में वीरेंद्र प्रताप शाही का नाम लिया जाता था। उस दौर में टाटा 407 की सवारी करने के बाद पैसा देना लोगों को अपनी शान के खिलाफ समझ में आता था। आलम यह हो गया था कि चाय पीने के बाद दुकानदार पैसा मांगने पर कहा जाता था कि तो हमसे पैसा मांगबे। गोरखपुर में उस दौर में कट्टा रखना भी शान की बात हो गई। खुलेआम धमकी दी जाती थी और धमकी का अंदाज होता था, शांत रहा नहीं तो शांत कई जइबा, मतलब चुप रहो नहीं तो मार दिए जाओगे। तिवारी को इस सफर में जेल भी जाना पड़ा, कई हत्या के आरोप लगे, लेकिन कोर्ट में कोई साबित नहीं हो पाए। 90 के दशक में जब गोरखपुर में एक और माफिया श्री प्रकाश शुक्ला आया, उसके बाद तिवारी जी हाथे तक सीमित हो गए थे। उसके कुछ समय बाद तिवारी जी के स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के बाद वो पूरी तरह से हाथे तक ही सीमित हो गए थे। हरिशंकर तिवारी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।